So let's start. बाकी कोई आएगा then we accept him. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एडीजे न्यूज में। आज हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ गया है। जिधर भी जाइए, जिससे भी बात कीजिए, बिजनेस कम्युनिटी को छोड़ के बहुत सारे लोगों का कहना है हम अनएम्प्लॉयड, मेरी सैलरी बहुत कम हो गई है। तो आज हम इसी पे डिस्कस करने के लिए बैठे कि एग्जैक्टली क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या चीजें की जा सकती हैं जिनसे इस अनएम्प्लॉयमेंट को बेटर किया जा सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे मैंने स्टडी किया। तो मैंने देखा कि बिफोर कोरोना ऑल्सो द अनएम्प्लॉयमेंट विल बी राइज्ड एंड आफ्टर कोरोना इट विल बी ऑन हाइक। तो कुछ फैक्टर्स रहे हैं, बहुत सारी चीजें रही हैं, तो उनको हम लोग इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे और अपने अपने व्यूज रखेंगे। तो फर्स्ट मैम, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। आपके क्या व्यूज हैं इस कोरोना के बाद के अनएम्प्लॉयमेंट को लेके? देखिए, नमस्ते आदित्य जी। ओके, देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू कोविड। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं, जो अगस्त एंड सितंबर फर्स्ट वीक में जारी किया गया था, उसमें पाया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज एट अ 45-year हाई। मतलब 45 सालों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अभी चल रहा है। अब उसमें कुछ महत्वपूर्ण कारण क्या है? सबसे पहले तो ये कोविड जो है वो इतना अचानक था कि हम लोग को प्रिपेयर करने का कोई मौका नहीं मिला। हम लोग उस 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 चीज से जूझने के लिए बिल्कुल भी हम लोग तैयार नहीं थे। और आप और भी एक चीज अगर देखें कि अभी तक लगभग 2 करोड़ सैलरीड लोगों ने अपनी जॉब खोई है। सैलरीड लोग, जब मैं कहती हूँ सैलरीड, जो पेरोल कंपनीज की पेरोल पे होती हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज, क्लास 4 एम्प्लॉइज और पार्ट टाइम एम्प्लॉइज, ये सब गिने भी नहीं जाते हैं। तो इसमें लगभग 2 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब खोई है। इसमें तो हम ये बात कर ही नहीं रहे कि कितने लोगों ने पे कट्स लिए हैं। अगर आपकी सैलरी 1000 रुपए थी तो आप शायद आपको 400 या 500 रुपए मिल रही है। तो ये चीजें हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड की वजह से है। और जो मुझे लगता है, ये तो एक कोविड एक जिसको कहते हैं ट्रिगर है अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। और ये बढ़ता ही जा रहा है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी तरह प्रयास कर रही है, लेकिन हमको लगता है और थोड़े से और ठोस कदमों की जरूरत है। जैसे आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री ने उन्होंने एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना उन्होंने जारी किया है, जो हम लोग की जिन लोगों ने अपनी जॉब खोई हैं या जिनको और जॉब की जरूरत है, उनके लिए उन्होंने ये निकाला है। तो ऐसे कुछ ठोस कदमों की हमको भी जरूरत है। प्लस आप देखेंगे कि पिछले 6-7 सालों में या 10 साल कह लीजिए, स्टार्टअप कल्चर बहुत इंडिया में चल पड़ा था। पर ये स्टार्टअप कल्चर जितना इंक्रीज हुआ, जितना बढ़ा है, उस हिसाब से सैलरी जो लोगों की संख्या उतनी नहीं बढ़ी है। तो जो स्टार्टअप्स है उनको भी काफी बढ़ावा देना चाहिए। वो एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जिससे हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक नया सेक्टर बन सकता है। ये मेरा मानना है। राइट। सुहासिनी मैम, आपका इस विषय पे क्या कहना है? आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस डिबेट में लाने का। और इस टाइम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है इस टाइम सबसे महत्वपूर्ण फिनोमेना है इंडिया का, जो कि मतलब कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है मेन है कोविड-19। ठीक है, इसमें जो पहले जो पूरा एक लॉकडाउन विच कॉज लॉसेस इन जॉब्स, मतलब इससे सबसे ज्यादा जॉब्स में लॉसेस किए हैं। और अप्रैल और मंथ में मोस्ट हाईली अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है टिल डेट।
और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक प्रधानमंत्री गरीब योजना शुरुआत करी थी, जिसमें अराउंड 312 बिलियन रुपीस का इन्होंने प्रोवाइड किया था कि इसमें हम लोग को 331 मिलियन वुमेन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और फार्मर और सीनियर सिटीजन को जिसमें कि फायदा हुआ है। ओके, बट यहाँ पे मैं बहुत थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे हम सभी लोग बिजनेस फैमिली से हैं, ठीक है। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, जैसे अभी आपने मैम सरस्वती मैम आपने बताया कि योजनाएं चल रही हैं बहुत सारी, नो डाउट वो योजनाएं चल रही हैं, बट अगर उनको रियलिटी में देखें तो दोज ऑल द प्लानिंग्स आर ऑन पेपर ओनली, नो, अगर सिंपली मैं बोलूं ग्राउंड पे आए तो एक भी प्लानिंग आपको दिखेगी नहीं। आप मुद्रा योजना की बात कर लो, आप किसान की उसकी बात कर लो, आप किसी भी चीज की बात करो, XYZ, मुझे उसमें से मैंने आई रिसर्च इन ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ईच एंड एवरी चीज जो भी उनकी थी, जो उन्होंने बताया कि ये चीज होगी, इससे बेनिफिट होगा, ये होगा, इससे बेनिफिट होगा, बट इवन अ सिंगल थिंग विल बी ऑन बेनिफिटेड। अब बात करें, अभी बेरोजगारी भत्ता मिला सबको 500 रुपए, तो 500 रुपए उनको मिला जिनके अकाउंट्स थे, उनमें से बहुत से ऐसे जानने वाले भी हैं, बहुत से ऐसे अगर आप लिस्ट निकालोगे तो उनको नीड ही नहीं है, जिनको नीड है एग्जैक्टली उनके पास पैसा पहुंचा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर रही। हम योजनाओं पे बात करते हैं, हम चीजें कहते हैं, बट देयर इज नो ग्रोथ। अगर जितनी भी PSUs होते हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, उनका में सबसे ज्यादा रोजगार था। आज अगर हम बात करें तो बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज सेल आउट हो चुकी हैं, उनके एम्प्लॉयज अनएम्प्लॉयड हैं। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो दे आर पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज, उनको किसी और चीज में फिट करना चाहिए था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इवन जब ये कोरोना आया तो लोग सेंट्रलाइज हो गए, लोग अपने अपने होम टाउन में आ गए। आज अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो यहाँ दुबई का एजुकेटेड बंदा जो सेलिंग में था, उससे लेकर US का भी बंदा बैठा हुआ है, उसकी इंग्लिश, उसकी नॉलेज के आगे हम लखनऊ वालों की आई फील अगर मैं बात करूं तो बहुत कम है। आज मैं बहुत सारी प्लेसमेंट कंपनीज से बात करता हूँ तो वहां के HRs ने मुझे बताया कि जो फॉरेन रिटर्न है उनको भी 5,000, 10,000, 12,000 में दे आर रेडी टू वर्क। अब अगर वो इतने कम सैलरी पे वर्क कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयड जो है, जिनको सच में इस सैलरी पे वर्क कर सकते हैं, तो उनको तो जॉब मिल ही नहीं रही है ना। तो हाउ इसके लिए गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव नहीं कर रही। हम पॉलिसीज बहुत सारी देख रहे हैं। अभी मुझे याद है, कुछ साल पहले आपको याद होगा कोरोना से एक वो लगा था इन्वेस्टर समिट, इफ यू ऑल रिमेम्बर, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे, लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट हुए। आज ऑन ग्राउंड अगर आप वहां पे जाइए, ठीक है, सिवाय HCL के कोई कंपनी नहीं अवेलेबल है, ना जियो, ना नानी की कोई कंपनी, ना XYZ जो भी कंपनी आई थी। MOU साइन हुए, उसका बड़ा बड़ा पेपर में प्रचार हुआ, मार्केटिंग हुई, बट देयर इज नथिंग। एम्प्लॉयमेंट रेट तब भी बहुत था, आज उससे ज्यादा है। तो ये सारी चीजें ऑन ग्राउंड जो मैंने नोटिस की, मैंने हर चीज को ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे ही बता रहा हूँ। अगर एक नॉर्मल बंदा HCL में भी जॉब करने जाता है तो उसके लिए भी वहां पे उसे एक पेमेंट देना पड़ता है, जो तकरीबन शायद 2.25 लाख या 2 लाख के आसपास का बैठता है। तो ऐसे में कोई भी कैसे जॉब कर सकता है? और जो क्वालिफाइड लोग हैं वो जॉब करने के लिए किसी ऐसी सेक्टर्स में जाते हैं लाइक अ रियल एस्टेट और समथिंग, तो इससे कोई बेनिफिट दिखता नहीं है। गवर्नमेंट के डाटाबेस मैंने चेक किए तो उसमें तो कहते हैं कि या हम बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, बट ऐसा दिखता नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज हम लोग यहाँ बैठ के ये डिस्कशन ना कर रहे होता कि बेरोजगारी है। हम अपने सर्किल में ही अगर देखें, वी हैव अ सर्किल ऑफ नॉर्मल पर्सन, तो अगर हम उनसे बात करें जो जॉब कर रहे हैं तो उनका भी एक ही रोना है, मेरी जॉब चली गई या मेरी सैलरी 30% पे आ गई। तो ये चीजों के लिए कुछ ऐसे एफर्ट्स मुझे दिखे नहीं। अगर आप लोगों को यू फ्यू गाइस फील की है तो प्लीज लेट मी नो। क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया वो यही है कि जितनी भी बातें अभी तक देखी, बताई गई, चीजें हुई, बट ऐसा कुछ दिखा नहीं।
हाँ बीच बीच में मुद्दे उठा दिए गए लाइक राम मंदिर एंड ऑल कि हम लोग चीजें भूल जाए, बट एग्जैक्ट सर्कल जो है देश का वो यही है कि लोग अनएम्प्लॉयड है। जब हम बात करते हैं कि हमारी कंट्री डेवलपिंग है, बट हमारे यहाँ जब अनएम्प्लॉयमेंट है, पर पर्सन इनकम कम है, तो हाउ? अभी किसान बिल आया, उस पर अच्छी खासी डिबेट चल रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो हाउ वी कैन से वी आर द ग्रोइंग नेशन? आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट अराउंड में अगर 10 लोगों में बात करूं तो 10 में से शायद 6 से 7 लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड है। उनमें से जो 3 बचते हैं उनमें से एक बंदा ऐसा होगा जो आपको पार्ट टाइमर मिल जाएगा, बाकी के 2 ही सिर्फ एम्प्लॉयड हैं, वो भी सैलरी पे। उनकी भी सैलरी ऐसी नहीं है कि वो अपना घर प्रॉपरली चला सके। तो इस पॉइंट पे ही मेरा ये डिस्कशन है पूरा, और मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के अपने अपने क्या इस पे व्यूज हैं, बहुत सारे, क्योंकि हम लोग सर्कल में लोगों से मिलते हैं, लोगों को देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं इस पे या नहीं? और इसकी कई फैक्टर्स भी हैं, लाइक एजुकेशन इज फैक्टर ऑल्सो। जो लोग अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहर की तरफ लोग आ रहे हैं, जो अभी कोविड में माइग्रेशन हुआ, लोग अपना कंट्री छोड़ के हमारे कंट्री में वापस होम टाउन बन के आ गए। जो पहले ये कहते थे या आई एम सिचुएटेड इन दुबई, आई एम सिचुएटेड इन अमेरिका और मेरा स्टेटस ये है, आज वो लखनऊ, दिल्ली, कानपुर जैसी जगहों पे ही अपना स्टेटस बताना चाहते हैं। तो ऐसी देखिए स्थिति के कारण आदित्य तो जी, यहाँ पे सबसे बड़ा इंडिया में कॉज जो है वो लार्ज पॉपुलेशन का है, जिस वजह से मेन मेन जो एम्प्लॉयमेंट का जो हमेशा से इश्यूज रहा है, चाहे जो भी गवर्नमेंट आई हो, उसमें लार्ज पॉपुलेशन और लो एजुकेशन, ये दोनों ही चीज अनएम्प्लॉयमेंट को सबसे ज्यादा बढ़ावा देती है। बट इस ठीक है। पे अभी कुछ और हुआ नहीं है। है लार्ज पॉपुलेशन पे बिल पास होने के लिए आई फील हो रही है बात, बट अभी उसका कोई प्रोग्रेस दिखी नहीं। अगर बात करें हाँ, चाइना के बाद हमारी कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड सबसे में, ज्यादा है। और 130 रिसोर्सेस करोड़ में नहीं समझ है। लीजिए कि कम से कम 10 करोड़ लोग की जॉब्स इस टाइम चली गई हैं, जो कि बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी सी, जैसे मैंने इंडिया बुल्स के बारे में सुना या और के बारे में सुना, जो अच्छे रियल स्टेट्स बैठ गए थे अच्छे अच्छे। तो इसमें जो इनकम है, देखिए हमारे हिंदुस्तान में टाइप्स ऑफ, मैं एक तरीके से मैं एक और टॉपिक एम्प्लॉयमेंट में लेना चाहती हूँ कि रिसेशन जिसको कहा जाता है, जिसको रिसेशन कहा जाता है जो आता है, वो इंडिया में एक तरह से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। शायद मेरी ये बात थोड़ी दूसरी हो, मगर क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास सेविंग्स बहुत रहती है, जो कि बाहर के देशों में आप कभी भी अगर आप अमेरिका या वहाँ के आप स्टार्स उठाएंगे तो वहाँ पे सेविंग अकाउंट्स नहीं रहते हैं। जनरली आपको वहाँ पे सेविंग अकाउंट्स किसी के नहीं मिलते। लेकिन इंडिया में ये चीज है कि लोग अपने पैसे को सेव करके और जो है प्रॉपर्टीज बना के बहुत रखते हैं। तो जैसे हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं, या हम उनके थ्रू भी हम एक तरह से सरवाइव कर जाते हैं। हम इंडिया में अगर हमें 6 महीने अगर जॉब नहीं है तो हम बैठ लेते हैं, लेकिन वही चीजें बाहर के देशों में नहीं है। मतलब मैं इस बात से मैंने फिलहाल जो एग्री नहीं करूंगा मैम आपकी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज की तारीख में जो लोग मर रहे हैं, जो लोग भूखे हैं, वो ऐसा ना होता। अगर सेविंग्स होती, फॉर एग्जाम्पल एक एवरेज पर्सन की अगर बात करें, मिडिल क्लास, ठीक है, तो उसकी सेविंग भी इतनी नहीं होती कि वो एक महीने भी बैठ के खा सके, उसे कुछ ना कुछ करना है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेविंग्स अकाउंट में भी जो पैसा होता है उसके भी बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं। आप इतना पैसा निकाल सकते हो, इतना पैसा निकालने के बाद आपको चार्जेस दे रहे हैं, तो एक गरीब आदमी सेविंग नहीं कर पाता, और जो छोटी मोटी सेविंग थी भी उसकी, वो आपका नोटबंदी में निकल गई। तो आई डोंट फील कि जो रिच कम्युनिटी है उसके अलावा किसी के पास भी पैसा है। तो आई एम नॉट एग्री विद दिस पॉइंट एवर कि सेविंग्स आर वर्किंग इन इंडिया। इफ द सेविंग्स वर्क, देन इंडिया इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। या मैम आप कुछ कहना चाहती है? जी देखिए, आप हम जब इस बारे में बात करते हैं कि सैलरी जो पर्सन है उसका पे कट हुआ है 30%, कुछ कुछ केसेस में 40% भी, तो जो सैलरी पार्ट है किसी भी कंपनी का एक हिस्सा है। तो एक कंपनी सैलरी देती है, उसके ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, बिजली, पानी, कैफेटेरिया,
बाकी और खर्चे होते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टीजमेंट, तो सैलरी एक हिस्सा है उसका। कोविड जब से हम लोग के जीवन में आया है तो बहुत सारी, मतलब ज्यादातर जो कंपनीज है उन्होंने वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस ट्राई किया। राइट, तो ये एक मैं इसको एक सक्सेसफुल चीज ट्रांजिशन मानूंगी कि वर्क फ्रॉम होम लोग घर बैठे भी उतनी ही प्रोडक्टिवली काम कर पा रहे हैं जितना प्री कोविड टाइम्स में था। तो जब लोग घर से ऑपरेट कर रहे हैं तो जो कंपनीज का जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं जिसके बारे में मैंने अभी कहा, वो काफी हद तक नीचे आ गया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि उनके और खर्चे नहीं है या वो कर सके, तो जिन लोगों को वो लोग 30% पे कट दे रहे थे, हो सकता है कि वो कोशिश करके सिर्फ 10% का पे कट उन एम्प्लॉइज को दे या उनकी जॉब्स ना छुड़वाएं। ये एक पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज, जब लो एजुकेशन के बारे में बात करते हैं कि मेरी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, मैं सिर्फ एक ग्रेजुएट हूँ या 12th पास हूँ या 10th पास हूँ, इसलिए मेरी अच्छी नौकरी नहीं है, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एम्प्लॉयबिलिटी और एजुकेशन में बहुत बड़ा गैप है। राइट, मान लीजिए हमने PhD कर रखा है, MBA कर रखा है, लेकिन हमारे स्किल्स उतने अच्छे नहीं है कि हमने बहुत बढ़िया जॉब कर ली और उसमें हम सक्सेसफुल होंगे। तो स्किल्स को हमेशा एजुकेशन से नापना सही नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से, जो मेरा ओपिनियन है, सबसे पहले एजुकेशन तो खैर बहुत जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी मेरे मायने में स्किल्स। एक 12th पास आदमी, एक 12th पास व्यक्ति जिसके पास बहुत बढ़िया स्किल्स है, जिसने मान लीजिए ITI से अपना एक डिप्लोमा किया है, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया है, वो इलेक्ट्रिशियन बनता है, पर उसकी स्किल्स इतनी अच्छी है कि हो सकता है वो बीटेक किए हुए एक इंजीनियर को मात दे सके, क्योंकि उसने अपनी स्किल्स इस हिसाब से बेहतर करी है। तो स्किल्स बहुत जरूरी है। प्लस हमारी जो डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, हम लोग हर परिवार में, आपको सबसे पहले अगर बात की जाए कि आप कैसी नौकरी पाना चाहेंगे, वो सबसे पहले कहेंगे कि गवर्नमेंट। क्यों गवर्नमेंट जॉब्स? क्योंकि एक तो जॉब सिक्योरिटी होती है, कोई आपको आके दूसरे दिन निकाल नहीं देगा कि भाई आप जाओ, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। हो सकता है कि वार्निंग्स मिल जाए, लेकिन निकाला कोई नहीं जाएगा। सेकेंडली, गवर्नमेंट एकोमोडेशन, पर्क्स, रिटायरमेंट बेनिफिट, उन सब की वजह से सब चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिले। तो हमारी ये जो डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट जॉब्स, और उसके बाद आते हैं कॉर्पोरेट जॉब्स, जो हाई मल्टीनेशनल कंपनीज है, जैसे HCL मल्टीनेशनल कंपनी है, HSBC है, सिटी बैंक है, मतलब ऐसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, वहां हम चाहते हैं। पर हम लोग कहते हैं कि इंडिया एक बहुत ही फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है, जिसकी एक स्टार्टअप जो कल्चर आया है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन हम क्या ये जो स्टार्टअप कल्चर लोगों ने शुरू किया है, जो आगे बढ़ के कहते हैं कि नहीं मैं अपना बिजनेस खुद चलाऊंगा, मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा, क्या उसको हम अच्छे से नर्चर कर रहे हैं? क्या उनको हम इतनी सुविधाएं दे रहे हैं कि हम एक नॉर्मल सा व्यक्ति, एक मिडिल क्लास व्यक्ति भी कह सके कि नहीं, मुझे जॉब की, एक सैलरीड जॉब की जरूरत नहीं है, मैं एक एंटरप्रेन्योर बनाऊंगा, खुद अपनी जॉब खुद क्रिएट करूंगा, क्रिएट तो करूंगा ही, 10 और लोगों को भी एम्प्लॉय करूंगा। तो क्या गवर्नमेंट से हमको ऐसी मदद मिल रही है? हाँ, मिल रही है, पर जिस पैमाने पे मिलनी चाहिए मेरे ख्याल से उतनी हेल्प नहीं मिल रही है। अगर हम ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को और थोड़ा बढ़ावा देंगे, यही लोग और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे और लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। तो मेरा मानना है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब और कॉर्पोरेट जॉब पे डिपेंड होने के बजाय हम गवर्नमेंट को ये थोड़े से आगे बढ़ के जो स्टार्टअप्स है उनको और बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि मेन फ्यूचर में जो मेन जॉब क्रिएशन है इसी इकोसिस्टम से आने वाला है। आई एग्री, बट इसके लिए मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा वेरी फ्रैंक। आपको कुछ टाइम पहले याद होगा, आज से शायद 4 साल पहले की बात है, एप्पल के को फाउंडर ने एक बयान दिया था जिसपे काफी फिट थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एम्प्लॉयज बनाता है, एम्प्लॉयर्स नहीं।
आपको याद होगा जिसपे आनंद महिंद्रा, रतन टाटा सबने कमेंट्स किया था। तो दैट्स अ रियली अ गॉड डैम ट्रुथ कि ये एकदम सच बात है। आज अगर हम बात करें, मैं अपनी फैमिली की भी बात बताऊं, तो मेरी फैमिली भी पहले ये चाहती थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। आई वांट टू बी, मैं आईएएस बनूं या पीसीएस बनूं या कोई गवर्नमेंट जॉब में जाऊं। आई सेलेक्ट कि नहीं, मुझे बिजनेस करना है, ये मेरी जिद रही। ठीक, आने के बाद मुझे ये पता चला कि ये चीजें हैं। अभी आपने जैसे बताया स्टार्टअप्स के लिए चीजें होती हैं। अब अगर मैं बात करूं, कुछ टाइम पहले एक योजना आई, मुद्रा योजना। अभी भी जब कोविड आया तब भी बताया गया कि आप बैंक जाओ, आपको बैंक से सपोर्ट मिलेगा। बहुत से लोग गए, इवन आपके सुहासिनी मैम है, सुहासिनी मैम के हस्बैंड भी बिजनेस में है, ठीक है। सो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैंने भी कई बैंक मैनेजर से बात की, मुझे नीड नहीं थी बट मैंने बात की, तो मुझे पता चला कि ऐसी कोई स्कीम आ ही नहीं है। उसमें आपको गारंटी रखनी है, उसमें आपकी चीजें होनी चाहिए, देन यू विल गेट द लोन। तो इफ द जिसे कहते प्रधान सेवक, वो खुद को कहते हैं, अगर प्रधान सेवक जी न्यूज पे आके, सपोज मैं मेरा न्यूज चैनल है, मैं आऊं, मैं कुछ भी बोल के चला जाऊं, ठीक, उसको अप्लाई ना करूं, तो ये तो एक बात हो गई कि हम बोल के चले गए। तो आई जस्ट सिंपली वांट कि जो भी हो, जो भी आप बताएं, जो भी आप करें, तो उसको प्रॉपर वे पे अप्लाई किया जाए। बट ऐसा अप्लाई होता दिखता नहीं है। आजकल अगर आप चेक करो तो डेली नोटिफिकेशन आता है, अगर आप नरेंद्र मोदी के चैनल को सब्सक्राइब करो तो आज ये इनॉग्रेशन है, कल ये इनॉग्रेशन है, परसों ये इनॉग्रेशन, बट वो इनॉग्रेशन ही हो रहे हैं, ऑन ग्राउंड आके कुछ नहीं है। इट्स टोटली लाइक अ बिग जीरो। मैंने पूरा 6 साल स्टडी किया, मैं आज अगर इस टॉपिक पे बोल रहा हूँ कि यार दिस इज द थिंग्स, तो मैंने उसकी स्टडी की। इफ एनीबडी कम्स टू मी आफ्टर सीइंग दिस कि भाई आपके पास क्या प्रूफ है, तो आई हैव लॉट्स ऑफ प्रूफ टू शो कि ये प्रूफ है भैया, बताओ तुम्हारे पास प्रूफ है कि कुछ हुआ। मुझे ऐसा कुछ होता दिखा नहीं। हाँ, अगर 100 में एक 0.01% हो गया तो इट्स नॉट द वर्क। आप अगर वर्क नहीं कर रहे, अब हम लोग हैं एज अ बिजनेस क्लास, अगर हम बात करें, हम लोगों को कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है तो वी वर्क ऑन इट, वी डू ऑल, डिले हो इज ओके बट वी विल कंप्लीट इट। It doesn't mean कि we don't, we just say कि हाँ मैं ये करके दूंगा, ये करके दूंगा, ये करके दूंगा, आप करो, एंड वो हुआ नहीं, या हम उस चीज को करने की जगह दूसरी चीज पे आपको फंसा दे। अगर आज की बात करूं तो मीडिया क्या दिखा रही है, मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैं न्यूज चैनल्स देखे, पहले कोरोना चल रहा था, फिर सुशांत चला, ठीक है चलो इज अ फेमस एक्टर, आई अंडरस्टैंड, कुछ दिन वो चला, फिर रिया चला, अब ड्रग्स चल रहा है। तो इज दैट द थिंग विच नीड टू शो ऑन अ मीडिया? आर वी गोइंग टू द यूथ को हम ये बताने जाए कि हाँ तुम भी ड्रग्स लो? आई फील लाइक दैट कि ऐसा हो रहा है। बट अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, कोई नहीं बताया। अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज चेक कर रहा था, तो उसमें तब रिया का मैटर चल रहा था कि उनको बुलाया गया, उनको ये हुआ, उन पे ड्रग्स केस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कई चैनल्स पढ़ते, एक चैनल पे जाके मुंबई की न्यूज चल रही थी जिसपे दिखा रहे थे कि मुंबई में बिल्डिंग गिरी। आई लाइक दैट न्यूज चैनल कि हाँ चलो इस पे कुछ अलग दिखा रहे, वो नहीं दिखा रहे। तो मुझे बहुत इस बात से शिकायत भी है, एज अ ह्यूमन बीइंग ऑफ इंडिया, एज अ नेटिव पर्सन ऑफ इंडिया, मैं ये आज जानना चाहता हूँ कि भाई हम कैसे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंपनीज अब आ गई हैं, आपको मार्केट में 95% कंपनीज ऐसी मिलेंगी जो आपको फ्रीलांसिंग पे रखेंगी। अब उन लोगों को हम एम्प्लॉयड की कैटेगरी में रखें या अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में, ये भी एक सवाल है। सपोज कोई मेरे पास एक बंदा है, उसका कॉल आया कि भैया मुझे इस कंपनी से ऑफर आया। आई सिंपली आस्क क्या ऑफर आया, उसने मुझे सब बताया। मैंने भाई क्या वो सैलरी दे रहे हैं? ही सेड नो, वो कमीशन देंगे और 2 लाख का टारगेट दिया 1 महीने का। अब ऐसे टाइम में हाउ एनीवन कैन अचीव अ 2 लाख टारगेट? तो दैट्स द थिंग्स कि हमें एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, बट वो ग्राउंड पे आके इट्स टोटली नील। तो दैट्स व्हाई आई वांट कि भाई हमारी बात लोगों तक पहुंचे, लोग जागरूक हैं। अभी भी लोग अलग अलग चीजों में हैं। आज बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, अभी मैच न्यूज देख रहा था तो हाथरस में कांड हुआ, तो हाँ इसके एग्जैक्टली। पीछे कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेशन भी इम्पैक्ट करता है।
भाई फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वर्किंग पर्सन है, हम लोग हैं, अगर हमें आज एक दिन के लिए मना कर दिया जाए, यू डोंट डू एनीथिंग, एक दिन एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है कल से करें, ऐसे ही अगर होता रहे तो वी फील स्ट्रक, वी फील मैड कि नहीं, वी हैव टू डू एनीथिंग, वी हैव टू डू एनीथिंग, तो इट्स बिकम अ थिंग्स। देयर इज अ सिचुएशन कि आज कई आपने व्हाट्सएप पे मैसेज आए होंगे आप लोगों के, कई लोगों के आते हैं कि देश में चोरियां बढ़ गई, लूटपाट बढ़ गई, देश में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मेरा सवाल है भाई, आप एम्प्लॉय कर दो ना सबको, देन ऐसा कुछ नहीं होगा एक्टिविटी। तो वाई आज अगर देश की इतनी सारी जनसंख्या अनएम्प्लॉयड है, अनएजुकेटेड है, उसके पास लिविंग के लिए ही पैसे नहीं है, तो हाउ हम बात करते हैं हम एमएनसी ला रहे हैं, हम बात करते हैं हम रोलेक्स ला रहे हैं, हम ये ला रहे हैं, हम वो ला रहे हैं। एक गरीब आदमी राडो या रोलेक्स नहीं पहन सकता, उसे ये भी नहीं पता होता ये घड़ी है, उसको तो अपने खाने से मतलब है, लेकिन एक गरीब आदमी का खाना ही नहीं है। बात हुई लॉकडाउन के टाइम पे कि खाना बट रहा है, वो भी खाना जो बटा उसमें से भी बहुत सारा खाना ऐसा था जो खाने लायक ही नहीं था। मैंने इवन नगर निगम ऑफ लखनऊ ने जो खाना बांटा, उस खाने की क्वालिटी मैंने जो देखी, तो आप लोग ये नहीं कह रहा कि नहीं वो खाया नहीं जा, खाया जा सकता है, बट ठीक है आपने हेल्प की, बट इसमें भी गवर्नमेंट ने जो फंड्स लिए चीजें की, वो डोनेट हुआ। बहुत सारी आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी कि हमारे प्रधान सेवक जी ने यहाँ पे डोनेशन दे दिया। भाई अपने देश को जरूरत है और आप दूसरे को डोनेट कर रहे हो, आपके अपने देश में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और आप बात करते हो कि दूसरे को भी एम्प्लॉय करोगे, हाउ। आज हमारी कंट्री ऐसी सिचुएशन पे है कि अगर जरा सा एक कोई झटका और लग जाए तो हम में से बहुत सारे लोगों के पास अपने घरों में खाने को लिए राशन नहीं बचेगा। लोग बाहर सड़क पे निकल के आ जाएंगे कि भाई वी नीड समथिंग। जहां तक आपने हाउसिंग मैम बात की थी सेविंग्स की, एक एवरेज जो सेविंग होती है वो नोटबंदी के पहले लेडीज करती थी, और वो लेडीज की सेविंग भी नोटबंदी में खत्म हो गई। आज की बात करूं तो लोगों को बैंक में पैसा रखने या छुपा के अपने घर में पैसा रखने में डर लगता है कि कब कौन सी चीज आ जाए। तो ऐसे टाइम में हाउ वी कैन डू, तो दिस इज द बेस्ट थिंग कि अनएम्प्लॉयमेंट पे आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, जॉब्स क्रिएट करो, आप स्किल्स दो। बट स्किल इंडिया नाम से भी एक प्रोग्राम चला गवर्नमेंट का, बट उसमें भी कोई खास हुआ नहीं। मैंने उसकी भी स्टडी की कि कितने लोगों को जॉब मिली, कितने लोगों को लोन मिला, देयर इज नथिंग दैट। कुछ लोगों को मिला बट नॉट दैट। अगर 100 लोगों ने किया तो 100 में से 20 या 25 लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट उसमें मिला, रेस्ट ऑफ देम स्टिल आर फाइटिंग फॉर देयर लिविंग। बहुत से लोग आपको सड़क पे मिल जाएंगे, आपके आसपास मिल जाएंगे, जिनके बिजनेस बंद हो गए, जिनकी नौकरियां चली गई और वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो किसी को कोई प्रॉब्लम, बट हमारी सरकार आज भी एम्प्लॉयमेंट देने की जगह इस बात पे फोकस करना चाहती है कि कैसे हम देश का शो ऑफ करें, कैसे ये करें। मेरे सामने बहुत सारी चीजें आई, निजीकरण एक वर्ड आया अभी कुछ दिन पहले, सेंट्रलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जिसमें कई पीएसयूज बिके, लेकिन उन पीएसयूज के बिकने के बाद के एम्प्लॉयज का क्या हुआ। एयर इंडिया हमारे अमौसी हवाई अड्डा है, इस अमौसी हवाई अड्डे से बहुत से लोगों को हटा दिया गया when they don't get their salaries also। तो आप बताओ जब उनको सैलरी नहीं मिली तो वो कैसे अपना घर चलाएंगे, क्या वो इस कैपेबल है, क्या उनकी सेविंग इतनी परफेक्ट है। अगर एक सैलरी बन रहा है तो उसकी आधी चीजें ईएमआई पे होती, तो उसमें चली जाती है, ऊपर से ईएमआई वालों का प्रेशर, तो हाउ। तो दिस इज द मेन थिंग राइट नाउ कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है उसके लिए द नॉर्मल पीपल ऑफ इंडिया को जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा आई फील। वरना जो लोग देश चला रहे हैं इनसे तो मुझे एक्सपेक्टेशन कम है, वेरी फ्रैंक। आधे से ज्यादा नेताओं की आप क्वालिफिकेशन निकाल लीजिए तो उन्हें की क्वालिफिकेशन शायद ग्रेजुएशन से भी कम होती है, कुछ की पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, बट रेस्ट ऑफ देम कोई अथवा है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है। जितने आप विधायक ले लीजिए, सभासद ले लीजिए, इनकी भी एजुकेशन इतनी नहीं होती। अगर 100 में से आपको 10% ऐसे मिलेंगे जो बहुत एजुकेटेड है, रेस्ट ऑफ देम का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, ये होता है, वो होता है। ऐसे लोग कैसे देश चलाएंगे और कैसे एम्प्लॉयमेंट बनाएंगे।
That's the reason we are unemployed. There many of the people I seen in my career कि आज employed हुए कल unemployed हो गया, तो उनके लिए we have to think we are the persons. मैं सिर्फ हमारी लोगों की बात नहीं कर रहा, हमारे जैसे बहुत से हैं जो जब कोई स्टेप लेंगे then the things will be changed. I'm not here कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, मैं इसको वो होगा देन मैं भूल जाऊँ. I'm here to do something now. मैंने इस चैनल को सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया कि मैं उन टॉपिक्स को उठाऊंगा जो कोई नहीं उठा रहा. मैंने आज तक सिर्फ वही चीजें उठाई जो मुझे दिखी एक्चुअल में प्रॉब्लम है, ना कि ये हुआ अरे सेलिब्रिटी ने ये कह दिया उसने ये. मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है असली देश की प्रोग्रेस क्या है, असली जो लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है. आई डोंट केयर कि किसकी कैपिटल कितनी कम हो गई, किसकी को बिजनेस में लॉस हो गया. एक नॉर्मल इंसान की क्या प्रॉब्लम है ये जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को किसान से खाना मिलता है. हमारे घर में लोग जो काम करते हैं उनकी वजह से हमारे घर दमकते हैं. हम लोग में बहुत से लोग ड्राइविंग नहीं जानते हैं. आई वेरी फ्रैंक आई डोंट ड्राइव. हमारे ड्राइवर्स ड्राइव करते हैं. हमारे किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक शेफ खाना बना के हमें दे. अगर हम इन लोगों की नहीं सोचेंगे तो हाउ वी कैन डू एनीथिंग. जो आपने स्टार्टअप की बात की मैम, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट स्टार्टअप कैसे करे कोई. यहाँ इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज, इतने पेचीदे चीजें होती हैं कि इंसान स्टार्टअप से अच्छा एक जॉब करना ज्यादा प्रेफर करता है. तो दीज आर द थिंग्स एंड आई लाइक टू टेक अ 2 minutes ब्रेक राइट नाउ एंड आफ्टर 2 minutes वी कंटिन्यू अगेन. जो भी हमारे इस कन्वर्सेशन के व्यूज होंगे वी पुट इन ऑन, देन वी एंड अप द सेक्शन. ओके, इज इट फाइन टू ऑल ऑफ यू? वेलकम बैक अगेन. वेल एक्चुअली ये जो सारी रिपोर्ट्स और कन्वर्सेशन है ये मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कशन किया एंड आई जस्ट फील कि लोग, मेरा एंगर इज नथिंग. लोगों ने तो इवन कई लोगों ने तो अब्यूजिंग लैंग्वेज भी यूज की ऑन अ फोन कन्वर्सेशन, ऑन अ 1-to-1 डिस्कशन. सो आई जस्ट फील कि यार दिस टॉपिक इज रियली हॉट और ये टॉपिक आना ही चाहिए लोगों के सामने, क्योंकि हम में से बहुत से जो लोग हैं वो आज के समय में यही देख पा रहे हैं. इफ यू ओपन अ न्यूज चैनल वी सी ये केस चल रहा है, वो केस चल रहा है, वी इवन डोंट एबल टू सी द रियल सिचुएशन. अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक न्यूज आई थी विच कैन हाइड ओजोन लेयर पे, बट उसके बारे में हम इंडियंस में से शायद 1-2% लोगों को पता होगा कि ओजोन लेयर कितनी ज्यादा डैमेज हो चुकी है. हम लोगों को लगता है कि ओजोन लेयर रिपेयर हो गई, बट एग्जैक्टली इट्स डैमेज. सेम इन द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. So right now I'm just here to discuss these things. Actually, I selected very few persons for this discussion because मैं उन मोस्टली मैंने जो टारगेट किया वो ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस फैमिली से बैकग्राउंड हो, so they can easily understand the things that the situation is that. रेस्ट अगर मैं किसी भी अनएम्प्लॉयड पर्सन को इनवाइट करता हूँ तो दे कैन यूज अ लैंग्वेज व्हिच कांट स्टॉप. सो दैट्स व्हाई द थिंग. नाउ आई लाइक टू रिकंटिन्यू द टॉपिक एंड द थिंग वी नीड टू शेयर द व्यूज एंड द थिंग्स व्हिच वी कैन डू. I have a few things to announce today by which I can try my level hard to make some contribution to employment, because I always feel that the hunger, uneducation and unemployment are the worst thing in this country.
So this is my best view कि let's do something, not by verbal, by word, by business. We have a business, we can do things. I know it well. It's not compulsory to give us CSR. वो CSR कहाँ यूज होगा ये भी मैटर करता है. We all give CSR, but उसकी एक्टिविटी हम कभी चेक नहीं कर पाते. But I have a plan that we can do something which can help people. So now I want to know your personal views for the unemployment की क्या आपको लगता है कि आपके यहाँ भी बिजनेस चल रहा है कैसे how you can manage the things. देखिए, अगर मैं अपने पर्सनल व्यूज रखना चाहूँ कि कैसे एक बिजनेसमैन एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, तो एक तो सबसे पहले बिजनेस करने के लिए इंसेंटिव होना चाहिए. एक आदमी बिजनेस करे क्यों? बिजनेस का अंडरलाइन कोई भी चीज होता है प्रॉफिट. अगर उसको प्रॉफिट मिलेगा, वो उसको दिख रहा है कि अगर मैं ढंग से करूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, पर उस चीज के लिए भी एक आदमी को हिम्मत जुटाने के लिए कि मैं एक सैलरी सेक्टर से हटकर एक बिजनेस सेक्टर में जाना चाहता हूँ, उसके लिए सिर्फ उसकी हिम्मत ही हिम्मत ही सिर्फ काम नहीं आएगी, उसमें बहुत सारी और चीजें हैं. जैसे अगर गवर्नमेंट इस चीज को थोड़ा और सहूलियत दे या और थोड़ी सुविधाएं दे कि एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास पर्सन, मैं उन बिजनेस फैमिलीज की बात नहीं कर रही हूँ जो जनरेशन से बिजनेस करते आ रहे हैं, वो पुश्तैनी बिजनेस करते आ रहे हैं, वो 200 साल से बिजनेस में. मैं उन बिजनेस फैमिलीज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ. मैं एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो जिनको ओके, तो उनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ. एक मिडिल क्लास आदमी, अगर उनको ये सहूलियत मिले एक बैंक की तरफ से, मान लीजिए लोन के लिए, आपको भी पता है मुझे भी पता है, एक अगर मैं कल को मान लीजिए किराने की दुकान खोलना चाहूँ जिसके लिए स्टॉक के लिए मुझे पैसे की जरूरत है, लोन लेने के लिए आपको पता है कम से कम 20 बैंकों के मुझे चक्कर लगाने पड़ेंगे. उसमें भी आपको अनसिक्योर्ड लोन एक बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा. प्लस अगर आप सिक्योर्ड लोन लें तो आपको अपना मकान, जो एक आध मकान होता है हमारे पास जिसमें हम लोग रहते हैं, उसको मॉर्गेज करना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा. मे बी कभी गोल्ड हम लोग को मॉर्गेज कराना पड़ेगा या कोई भी और प्रॉपर्टी हम लोग को मॉर्गेज करनी पड़ेगी. एक सेकेंड. हाँ, आप उसको देख लो आपने, वो पग है ना? तो हाँ, पग तो ये है. तो एक मिडिल क्लास, एक सिंपल मिडिल क्लास आदमी को एक इंसेंटिव मिलना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. जब वो बिजनेस शुरू करता है, सिर्फ अकेले ही नहीं वो करता है, उसके अगर उसने कोई शॉप खोली है तो उसमें उसको सेल्स पर्सन की जरूरत पड़ेगी, एक मार्केटिंग के आदमी की जरूरत पड़ेगी, एक आदमी जो दौड़ भाग कर सके, होलसेल से सामान खरीद के ला सके, कस्टमर्स अटेंड कर सके, एक अकाउंटेंट की जरूरत होगी. तो एक आदमी कम से कम 5 और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है. पर ये आदमी तभी हिम्मत जुटा पाएगा जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी ट्रांसपेरेंट होंगी और इतनी इजी होंगी कि कोई भी व्यक्ति बिजनेस करने के लिए सक्षम हो सके. सेकेंडली, हम जैसे स्टार्टअप्स के बारे में मैंने बात करी, तो स्टार्टअप हर कोई करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरा आइडिया सक्सेसफुल हो. 1 सेकेंड, सक्सेसफुल हो. तो उसके लिए अगर कोई इंसेंटिव ना मिले तो ये बहुत मुश्किल है कि कोई भी एक स्टार्टअप प्लान करने के लिए एक प्लान कर सके. तो स्टार्टअप इकोसिस्टम, उसके लिए एक ठोस पॉलिसी सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए होनी चाहिए कि वो भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत बड़ा सेक्टर बन सकता है. प्लस जो सिक PSU, जिसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कहते हैं, सिक, जो इतने सालों से कोई प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, लॉसेस पे लॉसेस चला रही हैं, गवर्नमेंट के पैकेजेस पे डिपेंड करती हैं, तो ऐसे PSUs को सिर्फ इमोशनल चीजों की वजह से कि एक महारत्न कंपनी है या एक नवरत्न कंपनी है, जिसे आपको पता होगा नवरत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ONGC है, ऐसे सेक्टर, ऐसी कंपनियां जो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही हैं अब, तो उसको प्राइवेटाइज करने की जरूरत है.
और प्राइवेटाइज अगर करना I'm disturbing you, बट यहाँ पे एक चीज और मैंने देखी है, बहुत सारी PSUs जो प्राइवेटाइजेशन में गई, वो जब नॉर्मल चल रही थी तब उन्होंने प्रॉफिट नहीं दिया, आफ्टर दैट दे गिविंग द प्रॉफिट, हाउ दैट्स पॉसिबल? एंड इस पे बहुत से और भी क्वेश्चन मार्क्स भी लगे कि क्या प्राइवेटाइजेशन ही मेन रीजन था उनके लॉस में जाने का? क्या ये पहले से डिसाइडेड थी चीजें? क्योंकि अगर मैं बात आज रेलवे की भी करूं तो रेलवे में एक दिन में सिर्फ लखनऊ से अगर बात करूं तो 10 से 12 हजार आदमी सफर करता है, मिनिमम बता रहा हूँ। तो हमारी जो कॉस्टिंग निकलती है वो निकल आती है। उसके बाद भी कभी भी आप रेलवे का बजट चेक करो या पूरे इंडिया का बजट जो निकलता है वो चेक करो, हमेशा लॉस में जाता है। तो कहीं ये ऐसा, बहुत सालों से मैंने स्टडी किया, तो कहीं ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम लोगों ने बताया, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, नॉर कैपिटलाइजेशन और नॉर वो सोशल। ठीक है, रशिया की बात करें तो वो सोशल है, यूएसए की बात करें तो वो कैपिटलाइज्ड है, बट हमारी कंट्री मिक्स्ड थी। बट आज की अगर सिनेरियो पे मैं देखूं तो वो कैपिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं वो हम सभी जानते हैं, उनके पोर्ट्स होते जा रहे हैं, उनकी बिजली होती जा रही है, उनकी चीजें होता जा रहा है। तो यही बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने स्टडी किया तो ये मैंने देखा, आपने अभी बताया PSU लॉस में जा रहे, बट जो लॉस में गए वो एकदम से, सपोज कोई PSU है, मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ, ठीक, आप गवर्नमेंट हो, आप चला रहे हो, वो लॉस में गया, आपने मुझे बेचा रद्दी के भाव में, मैंने खरीद लिया आपसे, और जैसे ही मैंने खरीदा उसकी नेक्स्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है वो प्रॉफिट दे गई। हाउ इज दैट पॉसिबल? मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास कम इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास ज्यादा है, उसके बाद भी। लेकिन आज की कंडीशन अगर मैं देखूं तो हमारे बिजनेस क्लास के पास ज्यादा इंफ्रा है कंपैरिजन टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हम लोगों को रेंट देती है बिजनेस क्लास को कि आप हमारी चीजें करो। अभी आई डोंट फेयर टू एनीथिंग, अभी आपने सुना होगा अंडानीज, ठीक है, अंडानी ग्रुप में हमारा फूड सिक्योरिटी FSI, ठीक, उससे डील हुई। हम FSI लाखों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए उनके गोडाउन्स को देती कि अब मेरा सामान सेफ करके रखो। क्या FSI खुद नहीं बना सकती? तो अब FSI ने अगर उनको दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्स की बात आएगी, सैलरी तो कम देंगे। उधर अगर अंडानीज की बात करें तो दे आर प्रोवाइडिंग अ सैलरी, उनकी अपने प्रोटोकॉल है, उनको हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आई एग्री। तो PSUs क्यों ऐसा कर रहे हैं? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी रहा, बहुत सारे जो PSUs प्राइवेट बैंक्स से एम्प्लॉयज हटाए गए। अभी आपने देखा होगा कई बैंकों के पास जाइए तो एक में 2-3 बैंक मर्ज हो गए, अब एम्प्लॉय तो कम हो गए। अब उन एम्प्लॉयज में से बहुत सारे सरकारी थे, उनका हुआ क्या ये मुझे भी याद नहीं पता, इसलिए इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, एज आई एम डैम श्योर कि उनको भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि दे आर नॉट वेल एम्प्लॉयड, या तो वो किसी प्राइवेट सेक्टर में चले गए, या सिंपल सी बात है अगर एक डिफरेंट बैंक की 3 ब्रांचेस हैं और एक में मर्ज हो जाएंगी तो एक ब्रांच में जितने एम्प्लॉयज है वो इनफ है, वी डोंट नीड मोर एम्प्लॉयज। तो व्हाई आप प्राइवेटाइजेशन करो, इज फाइन। आपने पैकेज इशू किया था अभी कोविड के टाइम में 20 लाख करोड़ का, कहने में सुनने में इट्स लाइक 20 लाख करोड़, बट वो 20 लाख करोड़ कहाँ है? अजीम प्रेम जी ने 500 करोड़ रुपए डोनेट किए थे जब कोविड का टाइम था। बड़े बड़े बिजनेसमैन ने करोड़ों रुपए डोनेट किए, बट उसमें से एक भी पैसा का हिसाब नहीं है। इवन वैक्सीन की बात हो रही है, वैक्सीन भी नहीं है। आज एक नॉर्मल बंदा घर से निकलने से पहले ये सोचता है मुझे कोरोना ना हो जाए। वर्क फ्रॉम होम है लेकिन वो बहुत रेपुटेटेड कंपनीज में, सब में नहीं है। तो हर इंसान को रेपुटेटेड कंपनी में तो जॉब मिल नहीं रही है, तो ना हम कुछ ऐसा कर पाए। हमने बात कही कि सैनिटाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मुझे ऐसा कुछ होते भी नहीं दिखा। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मेरे एरिया के इस साइड सैनिटाइजेशन हुआ, उस साइड हुआ, मेरे एरिया में नहीं हुआ। बहुत से लोगों को मैंने पूछा, उनके एरिया में भी नहीं हुआ। तो
वी जस्ट फील लाइक कि ये क्या हो रहा है, ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो हम आई कट योर वर्ड्स बट आई फील कि ये क्या प्राइवेटाइजेशन एक तरह से कोई रणनीति है जिसपे चीजें हो रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है कि आज हर सेकंड या थर्ड पर्सन से बात करो तो उसका यही रोना है कहाँ से पैसे लाएं। एक बिजनेस क्लास की भी बात करें, वी आर सिक्योर फैमिलीज, आई एक्सेप्ट, बट बहुत सारे बिजनेसेस तो ऐसे हैं जिनके पास फंडिंग ही नहीं है खुद को चलाने की। वो बैंक्स गए तो बैंक्स ने भी मना कर दिया वी डोंट हैव फंड्स फॉर यू, आप या तो कोलेट्रल रखो या ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है। तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज हटाए, चलिए ठीक है उनके पास पैसे नहीं। बहुत सारी कंपनीज ने ऐसी कंपनीज ने हटाए जिनके पास करोड़ों थे, तो क्या वो अपने एम्प्लॉयज को पाल नहीं सकते थे कुछ दिन? दैट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन। तो दीज आर द थिंग्स कि मोदी भाई साहब ने हमारे कह दिया, पेपर में बड़ा बड़ा छपा था, आप सबने पढ़ा होगा कि कोई भी कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को नहीं हटाएगी। बाद में कई जगह आया कि रेंट वगैरह का भी आया, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप किसी भी रेंट पे जो लोग रहते हैं उनसे बात कीजिए, वो ये कहेंगे नहीं रेंट तो लिया जा रहा है। आप बहुत सारी कंपनी में बात कीजिए, वो कहेंगे नहीं भैया हमें हटा दिया गया। तो या तो प्रधान सेवक की बात हम लोगों को समझ में नहीं आई, या वो बात ठीक से अप्लाई नहीं हुई। So this is the reason I come with this topic कि why this unemployment in India, we are saying we are the fastest growing nation, but it's not seems like। हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं और हमारी इकोनॉमी आज के समय में वो जो पहले भाप वाला इंजन स्टीम इंजन चलते थे अंग्रेजों के टाइम में उसकी स्पीड से है। हम शताब्दी की स्पीड से तो छोड़िए सुपर फास्ट की स्पीड से नहीं चला पा रहे, और हम बात करते हैं कि वी गोइंग टू रन आवर नेशन like a Japan, USA and London. How that's possible? So this is the thing. Now you can complete your words now. देखिए आदित्य जी, एक तो मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, इकोनॉमिक्स ना ही मेरा सब्जेक्ट है, ना ही मेरा स्पेशलाइजेशन है, ना ही मैं एक एक्सपर्ट हूँ। जो मुझे समझ में आता है एज ए ले पर्सन, एक नॉर्मल व्यक्ति जो पढ़ता है और इन सब चीजों के बारे में, तो आप देखेंगे कि एक प्राइवेट एम्प्लॉय और एक पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस होता है। मेन डिफरेंस होता है एटीट्यूड का। एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हमेशा डरा रहता है कि मेरा परफॉर्मेंस अगर ठीक नहीं रहा, अगर मैंने टारगेट्स अचीव नहीं किए, मैं प्रोडक्टिव नहीं रहा, तो मैं निकाल दिया जाऊंगा। पर ये डर प्राइवेट सेक्टर के किसी एम्प्लॉय को नहीं होता है, फर्स्टली। दूसरी चीज है जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में सबसे ज्यादा वो होती है, वो है अकाउंटेबिलिटी। Right. कि मैंने इतना पैसा लगाया, इतना पैसा मुझे मिला है, कहाँ गया, उनका पूरा लेखा जोखा होता है। मैं ये नहीं कह रही कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज में नहीं होती हैं। तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में आप वही आपका जो प्रश्न है कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज जब प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो अचानक कैसे ही प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है एक एटीट्यूड का फर्क आ जाता है कि अकाउंटेबिलिटी का फर्क होता है। जैसे ही वो प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो उनका काम करने का ढंग, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि उनके सर पे कोई बैठा होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ऑडिट होती हैं, तो आप देखेंगे जैसे कुछ सालों पहले सत्यम का 10-12 साल पहले सत्यम का एक घोटाला आया था, जिसमें ऑडिटिंग कंपनीज जो PwC थी, उन्होंने ऑडिट में घोटाला करके उनका जो बैलेंस शीट है उसको इन्फ्लेट करके दिखाया। तो ऑडिटिंग तो होती है, हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है फॉर सर्टेन कंपनीज की उनकी क्वार्टरली ऑडिट या 6 मंथली ऑडिट या ईयरली ऑडिट होनी जरूरी है। पर PSU कंपनीज की जो ऑडिट होती है उसमें जो भी गलतियां हैं या कमियां हैं, क्या उस पर गवर्नमेंट एक्ट कर रही है? क्या बस इसलिए कि वो PSU कंपनीज है तो गवर्नमेंट कह रही है कोई बात नहीं, ये लॉस में जा रही है या उनके काम करने का ढंग सही नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं? नहीं। तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज, हाँ हम लोग के इमोशन जुड़े हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे पिताजी और शायद उनके पिताजी भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में काम करते हो, रेलवेज में काम करते हो, लेकिन अब
वक्त के साथ चलना थोड़ा सा जरूरी हो गया है। अगर हम एक मजबूत कंपनी नहीं बनाएंगे और ये कंपनी जो प्रॉफिट नहीं दिलाएगी, वो बिना प्रॉफिट के कंपनी क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो एक ऑडिटिंग और अकाउंटेबिलिटी ये बहुत जरूरी है। मैं बहुत ही सिंपल और बेसिक टर्म्स में कह रही हूँ क्योंकि मुझे इस चीज का इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं एक इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। एक आप इकोनॉमिस्ट बुलाएंगे, एक एक्सपर्ट बुलाएंगे तो आपको निटिग्रिटीज बताएंगे, लेकिन जो मेरा समझना है इस बारे में, कमिंग फ्रॉम ए बिजनेस पर्सन, अगर बिजनेसमैन कोई प्रॉफिट नहीं कमाएगा, क्या वो सैलरी दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो 2 महीने चलाएगा, 4 महीने चलाएगा, उसके बाद उसका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो ये है कि गवर्नमेंट को, उन्होंने योजनाएं तो बहुत बनाई है जैसे आपने कहा है, क्या योजना बनाना और चलाना दोनों में काफी फर्क होता है। जब आप योजनाएं चला रहे हैं, एक अपॉइंटेड कमेटी होना चाहिए कि आपके जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना उन्होंने चलाई, मान लीजिए उसमें 100 रुपए का ये योजना उन्होंने चलाई, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी कमेटी होना चाहिए तो वो देख रेख करे, इसकी ऑडिटिंग करे कि ये 100 रुपए असल में जा कहाँ रहा है, क्या जिन गरीब लोगों के लिए ये योजना बनाई गई है क्या उस गरीब को मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? क्या उनके पास खाता नहीं है, या बीच में कोई ऐसा मिडिलमैन जिसे कहते हैं या दलाल जिसे कहते हैं, वो पैसा किसी और जगह लेकर जा रहा है? तो ये पूरी चीजें स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। योजना निकालना तो बहुत आसान है, हर दूसरे दिन आप अनाउंस कर दो, इनॉग्रेट कर दो और टीवी पे उसका अनाउंसमेंट कर दो, लेकिन उसको चलाना बहुत मुश्किल है। तो मुझे ये लगता है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में और ये पब्लिक होनी चाहिए, जो भी रिजल्ट है ऑडिट के, ये पब्लिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीएम केयर फंड कोविड के लिए जो हम लोग डोनेट करते थे, तो उसकी जो ऑडिटिंग है, वो जैसे आप देखते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज की या बड़ी बड़ी कंपनियों की क्वार्टरली रिपोर्ट अखबार में 5-6 पन्नों में आती है, वो तो आपने देखा ही होगा। वैसे ही इन योजनाओं की ऑडिटिंग हम लोग क्यों नहीं पब्लिक को दे पा रहे हैं? अगर इतनी ही ट्रांसपेरेंसी है तो हम पब्लिक को क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं कि देखिए ये 100 रुपए आए हमारे पास एज डोनेशन या इस योजना के लिए, और ये 100 रुपए यहाँ खर्च हुए, और खर्च नहीं हुए, जिन व्यक्तियों को नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी चीजें क्या बहुत बड़ी चीजें हैं जो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत मुश्किल है। वो अभी प्रॉफिट से तो देगा नहीं। जी। एंड दिस इज रियली ट्रू कि जितनी भी चीजें हैं, बट मुझे जहां तक पता है, एज आई स्टडी, एक कमीशन है इसके लिए, मुझे उसका नाम एग्जैक्टली नहीं याद है इस समय, बट उस कमीशन का काम है घोटाले और रिपोर्ट्स को निकालना। कांग्रेस के टाइम में जितने भी घोटाले हुए उसको उसने निकाला, बट आज के टाइम में कुछ नहीं, सिर्फ किसी उस पर बात की थी उसने, वो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक। बट that's very true. If we don't get the profit, we never make employment. So this is the main part. So I wish कि in future गवर्नमेंट हमारी स्टार्टअप्स को कुछ ऐसी फंडिंग से सपोर्ट दे जिससे हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, एंड दैट विल बी ऑन ग्राउंड, नॉट ऑन पेपर्स। दैट्स अ मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट। पता चला आए, हमने कह दिया भाई 20 लाख करोड़ दे रहे, लेकिन एट द ग्राउंड is not even a 20 paisa. So I don't want that type of policy. I just request to the government, to the official who can see this, कि वो एक ऐसी पॉलिसी लाए जिससे स्टार्टअप को बेनिफिट हो, ना कि वो हवा में पॉलिसी हो। तो this is the main thing of this discussion. And at the end of this discussion, I just like to thank you to share your own views and giving such good knowledge to us. And I appreciate कि next सेक्शंस में भी हम लोग मिलते रहेंगे एंड ऐसी इंफॉर्मेटिव बातें करेंगे। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। श्योर मैम, जय श्री कृष्ण।